हेलो स्टूडेंट्स, कल आपका बायोलॉजी का टेस्ट है। मैं उसी के लिए चैप्टर लेकर आया हूँ, आप वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मैं बताता भी रहूँगा, साथ के साथ आप नोट करते रहेंगे। बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस और इसका पहला टॉपिक है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन प्लांट्स और एनिमल दोनों में होता है। न्यूट्रिशन का मतलब होता है एक प्रोसेस जिसमें फूड को एब्जॉर्ब किया जाता है, खाया जाता है, इनटेक किया जाता है। उसके बाद उसमें उस एनर्जी यूज़ लिया जाता है। एनर्जी कैसे ली जाती है, उसे उसका यूटिलाइजेशन होता है, मतलब उसमें उसका डाइजेशन होता है। तो इस प्रोसेस को न्यूट्रिशन बोलते हैं। न्यूट्रिशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? न्यूट्रिशन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि फूड को नीड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ रहा हूँ मैं। ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़। तो मैं बता रहा था कि एनर्जी को जब हमें किसी भी वर्क को करना है, किसी भी काम को करना है, तो उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। चाहे वो रिप्रोडक्शन हो, चाहे कोई और बॉडी फंक्शन हो, ग्रोथ हो, और लाइफ की कोई भी एक्टिविटी हो, उसे करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जो हमें फूड से मिलता है। इसीलिए हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स वो मिनरल्स, वो मटेरियल होते हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन देते हैं, उन्हें न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स में आता है मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट अपनी अपनी जगह पर अलग हैं। मैक्रो होते हैं, इनकी ज़रूरत ज़्यादा होती है, इसीलिए इन्हें मैक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स। और वहीं माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं जिनकी कम ज़रूरत होती है, जैसे कौन? जैसे मिनरल एंड वाइटामिन। इनकी ज़रूरत कम होती है पर होती है बॉडी को ज़रूरत। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, दो तरह का न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ये इम्पोर्टेंट भी है एग्ज़ाम टेस्ट के लिए भी, एग्ज़ाम के लिए भी। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स ओन फूड with the simple inorganic material like CO2, water present in the sunlight, energy that is green plants, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ये कौन कौन हो गए? ग्रीन प्लांट हो गए। और जितने भी अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं वो सभी ऑटोट्रॉफिक में आते हैं। हेटरोट्रॉफिक जो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, और ये कोई भी रॉ मटेरियल यूज़ नहीं करते हैं, दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। इन्हें हेटरोट्रॉपस कहते हैं। और जो अपना फूड खुद बनाते हैं, उन प्लांट्स को, उन ऑर्गेनिजम्स को ऑटोट्रॉपस कहते हैं। और इनका न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जो दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं यानी हेटरोट्रॉपस, इनका न्यूट्रिशन जो होता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है? प्लांट्स को न्यूट्रिशन कैसे मिलता है ना? तो प्लांट्स को न्यूट्रिशन मिलने के लिए उसे फूड बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो फूड खुद बनाता है। तो प्लांट फूड खुद प्रिपेयर करता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है न्यूट्रिशनल प्लांट। ये एनर्जी, न्यूट्रिशन इन प्लांट क्या होता है? प्रिपेयर अपना देयर ओन फूड बाय देयर सेल्फ, presence in the presence of sunlight, और इस तरह से प्लांट को एनर्जी मिलती है। फोटोसिंथेसिस इस प्रोसेस को बोला जाता है। इसमें ये स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। पहला, ये प्रोसेस सोलर एनर्जी यानी सनलाइट में होता है, जिसमें सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होता है। ये प्रोसेस जो होता है वो लीव्स में होता है, ग्रीन लीव से या फिर ग्रीन साइड्स पर। और फिर जितना भी ग्रीन पार्ट होता है उनमें क्लोरोफिल होता है, जहाँ पर ये क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस शो करता है, मतलब प्रोसेस करता है। द होल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी शोन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। ये इक्वेशन है जिससे पूरी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन शो होती है। पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस इस रिएक्शन में, इक्वेशन में शो है। यहाँ पे क्या है? 6CO2 प्लस 12H2O। जब इस दोनों चीज़ मिली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो क्या बना? सबसे पहले ग्लूकोज बना, C6H12O6। फिर साथ में 6O2 यानी ऑक्सीजन फॉर्म हुई, और ये वाटर, ये इवेपोरेट हो जाता है, कुछ प्लांट में ही एब्जॉर्ब हो जाता है सनलाइट। अब सनलाइट, रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। रॉ मटेरियल्स क्या हैं? कच्चा माल जिसे कहते हैं।
तो इनके लिए रॉ मटेरियल्स हैं सनलाइट, फिर क्लोरोफिल, सनलाइट के बाद क्लोरोफिल, CO2 एब्जॉर्ब करेंगे और वाटर एब्जॉर्ब करेंगे और साथ में मिलकर ग्लूकोज फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये सब इनके रॉ मटेरियल्स हो गए जो इन्हें फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरत पड़ती है। अब आता है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट क्या है? वही जहाँ क्लोरोप्लास्ट होगा वहाँ फोटोसिंथेसिस होगा। और अब आता है स्टोमेटा, ये भी इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसे भी बहुत अच्छे से याद कर लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है। स्टोमेटा क्या होते हैं? दीज आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ और स्टेम थ्रू विच गैसेस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन अकर्स। फंक्शन क्या है इसके? फंक्शन ये गैसेस का एक्सचेंज करता है ना, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। ये बहुत सारा जब ट्रांसपिरेशन होता है तो ये बहुत सारा पानी इवेपरेट कर देता है, यानी इससे बहुत सारा वाटर लूज़ हो जाता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। जो दो तरफ सेल बनी हुई दिखाई दे रही हैं इन्हें गार्ड सेल कहा जाता है। गार्ड सेल के बीच में होता है एक न्यूक्लियस और उनके दोनों गार्ड सेल के बीच में स्पेस होता है, इस स्पेस को बोलते हैं स्टोमेटल पोर। न्यूक्लियस हो गया और न्यूक्लियस के दोनों तरफ सेल्स होती हैं छोटी छोटी, मतलब आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। और जो गार्ड सेल हैं इसके दोनों तरफ सभी तरफ चारों तरफ सेल्स होती हैं, इन्हें सब्सिडरी सेल कहते हैं। इस तरह से ये स्टोमेटा आपका फॉर्म हो गया। इस तरह का स्टोमेटा डायग्राम आएगा तो इसी तरह से डायग्राम बनाना होगा आपको। नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर, कैसे खुलते हैं बंद होते हैं, मैं जल्दी से बता देता हूँ। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स आर कंट्रोल्ड बाय द टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल। जब पानी बहुत सारा सब्सिडरी सेल से जब पानी गार्ड सेल में पहुंच जाता है या गार्ड सेल वाटर एब्जॉर्ब कर लेती हैं तो ये स्वेलन अप हो जाती हैं। और स्वेलन अप होने की वजह से जब स्वेलन अप हो जाती हैं बहुत ज़्यादा तो ये इनके बीच में ये पोर जो है वो ज़्यादा सा दिखाई देने लगता है, तो इसे बोलते हैं स्टोमेटल ओपनिंग। फिर जब दूसरा केस होता है जब इनमें से ये वाटर निकल जाता है तो ये फ्लैसिड हो जाती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से स्टोमेटल पोर बिल्कुल बंद हो जाता है। इस केस में स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। तो इस तरह से स्टोमेटा ओपन और क्लोज होते हैं। ओके, ये डायग्राम है स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग का। ये ओपन है और दूसरी तरफ यहाँ पे ओपन, ये क्लोज। ओके, हम नेक्स्ट है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या है, इसमें कोई ऑर्गेनिज्म दूसरों पे डिपेंडेंट होता है, वो अपना फूड खुद नहीं बनाता। ये 3 तरह का होता है, ये इम्पोर्टेंट है कल के लिए। 3 तरह का होता है, सैप्रोफिटिक, होलोजोइक एंड पैरासिटिक। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन बता देता हूँ साथ साथ। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक डाइजेस्टिव जूस सेक्रिएट करते हैं अपने फूड पर, और वो फूड वहीं पर डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। अब उस डाइजेस्टेड फूड को वो इंजेस्ट करते हैं, मतलब वो सीधे अनडाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब नहीं करते जैसे ह्यूमन करता है। वो पहले डाइजेस्टेड जूस को बाहर निकालते हैं, फूड डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है, फिर उसे एब्जॉर्ब करते हैं। तो ऑल द डीकम्पोजर फॉलो सैप्रोफिटिक, जितने भी डीकम्पोजर्स होते हैं वो सभी सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। जैसे कि इंसेक्ट, हाउस फ्लाई, ये सभी क्या है, ये सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। अभी नेक्स्ट आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में होता है जैसे कि ह्यूमन। इसमें अनडाइजेस्टेड फूड को हम एब्जॉर्ब करते हैं और इसका डाइजेशन बॉडी के अंदर ही होता है। जब अनडाइजेस्टेड लेंगे एब्जॉर्ब करेंगे तो अंदर ही डाइजेशन होगा, और ये एक कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिशन है होलोजोइक।
ह्यूमंस में होता है और एनिमल, जितना भी एनिमल, ह्यूमन इज़ ऑल्सो एन एनिमल, तो वहाँ पे भी यही अप्लाई होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। अभी नेक्स्ट है पैरासिटिक जिसमें कोई चीज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म में बराबर उससे नुकसान तो पहुंचाते हैं, होस्ट नुकसान तो पहुंचाते हैं, पर वो लिविंग होते हैं, दोनों ही लिविंग होते हैं इसमें, और एक से दूसरे को फूड मिलता रहता है। ठीक है। पैरासिटिक, द ऑर्गेनिज्म which lives inside or outside another organism and derives nutrition from it is known as parasite, and this type of mode of nutrition is called parasitic nutrition. For examples हैं कस्क्यूटा टिक, पता ही होगा कस्क्यूटा क्या होता है, अमर बेल। इंडिया में अमर बेल होती है एक, ये पेड़ों पर होती है, इसमें पत्ते तो नहीं होते हैं, पर ऐसी बेल जैसी होती है, पतली पतली टहनियाँ ही होती हैं पूरे, अगर किसी पेड़ पर चल जाए ये तो ये तो फैल जाती है सब जगह, पर पेड़ सूख जाता है थोड़े दिन के बाद, पर ग्रीन रहती है, जब तक वो पेड़ रहेगा तब तक ये रहती है। फिर आता है टिक आपको पता ही है ना, टिक जैसे किलनी होती है, जूम होते हैं। ठीक है, तो अब जूम भी आपकी बॉडी पे रहता है, पिस्सू आपकी बॉडी पे रहता है, और बॉडी में से क्या करता है, खून को चूसता रहता है ना, और इस तरह से क्या होता है, वो अपना न्यूट्रिशन तो ले रहा है ना, और पर दूसरे पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ओके, तो टिक्स क्लियर हो गया, ये कैस्किटा और टिक्स क्लियर हो गया कि टिक्स किलनी को भी बोलते हैं। अब आते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा, ये भी इम्पोर्टेंट है, और मैंने शायद इसे रिवीजन टेस्ट में भी दिया है। न्यूट्रिशन एमीबा जो है वो यूनिसेलुलर होता है, सिंगल सेल्ड होता है। अब ये फूड कैसे एब्जॉर्ब करेगा, फूड एब्जॉर्ब करने के लिए ये स्यूडोपोडिया जनरेट करता है ये, यानी जब इसको कोई फूड एब्जॉर्ब करना होता है या फिर इसके पास में कोई फूड होता है, तो ये अमीबा है, तो अभी ऐसा अमीबा फिर बाद में धीरे धीरे क्या करेगा, ये इस तरह से अपने आप को आगे बढ़ा लेगा और इसको थोड़ी देर के बाद इस तरह से कवर कर लेगा, तो अमीबा यहाँ पहुँच गया और फूड इसके अंदर आ गया। फिर इसका डाइजेशन करके इसको वेस्ट मटेरियल जो है बाहर निकाल देता है और अमीबा वापस फ्री हो जाता है। तो ये इस अमीबा का ये जो प्रोसेस, अमीबा का जो ये न्यूट्रिशन का प्रोसेस है, यही लिखना होगा अगर न्यूट्रिशन इन अमीबा आएगा। Amoeba is a unicellular animal which follows the holozoic mode of nutrition. The cell membrane of amoeba keeps on protruding into pseudopodia. Amoeba surrounds a food particle, मैंने बताया था अभी वो pseudopodia में अपने जो स्किन है, अपनी साइड वॉल्स हैं, उनको आगे भेजता है। इसको pseudopodia कहते हैं। जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसे स्यूडोपोडिया कहते हैं। ये आगे बढ़ता है फूड की तरफ, दोनों तरफ, ठीक है। और अमीबा सराउंड्स अ फूड पार्टिकल, अभी फूड पार्टिकल को सराउंड कर लेता है, चारों तरफ से घेर लेता है विद स्यूडोपोडिया एंड मेक अ फूड वैक्यूल। द फूड वैक्यूल कंटेन्स फूड पार्टिकल एंड वाटर। इस फूड वैक्यूल में क्या होता है, फूड पार्टिकल होते हैं और वैक्यूल फूड, ठीक है, वाटर होता है, और ये इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रिएट करता है। तो अब फूड एब्जॉर्ब, यहाँ पे फूड डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रिएट होते हैं, उसके बाद इस फूड का डाइजेशन शुरू हो जाता है। अब जो वेस्ट मटेरियल होता है, वैक्यूल एंड डाइजेशन टेक्स प्लेस। आफ्टर दैट डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द फूड वैक्यूल। Finally, the food vacuole moves near the cell membrane and undigested food is expelled out.
तो अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह से अमीबा में न्यूट्रिशन हो जाता है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग स्टेप बाय स्टेप चलता है। और सबसे पहले इसमें आता है इंजेशन। इंजेशन क्या होता है? फूड को इंजेस्ट करना, यानी खाना, माउथ के अंदर फूड को एंटर कराना, इसको बोलते हैं इंजेशन। ओके, human beings are complex animals which have a complex digestive system. The human digestive system is composed of an alimentary canal and some accessory glands. The alimentary canal is divided into several parts like esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum, and anus. Salivary glands, liver, and pancreas are the accessory glands which lies outside the alimentary canal. The structure of the human digestive system. सबसे पहले आता है alimentary canal. It comprises of mouth, esophagus, stomach, small intestine, and large intestine. Associated glands. Main associated glands are salivary glands, gastric glands, liver, pancreas. ये फिर से इम्पोर्टेंट चीज़ आ गई। माउथ और बकल कैविटी। The mouth has teeth and tongue. Salivary glands are also present in mouth. The tongue has gustatory receptors which perceive the सेंसेस ऑफ टेस्ट। आपको फूड जो है खट्टा लगता है ना, सोर टेस्ट देता है, स्वीट टेस्ट देता है, सॉल्टी टेस्ट देता है, तो ये सब यहीं डिसाइड होता है। ठीक है, तो इन सब टेस्ट को ये सब टेस्ट कहाँ पता चलता है? टंग पर, और टंग में शुरू में ही पता चल जाता है ये। ठीक है, यहाँ पे कोई टंग है आपकी, मतलब आपकी ये कोई टंग है यहाँ पर, जैसे हम जीभ बना रहे हैं, तो इस जीभ में एक तो यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं, यहाँ पे रिसेप्टर होते हैं दो तरफ, और तो इनसे ही आपको क्या पता चलता है कि फूड का टेस्ट क्या है। ठीक है, इसे टेस्ट बर्ड भी कहते हैं ना। ओके, आगे आता है The tongue helps in turning over the food so that saliva can be properly mixed in it. टंग जो है हेल्प करती है जिससे फूड अच्छे से मिक्स हो जाए। टीथ हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन द फूड इनटू स्मॉलर पीसेस या पार्टिकल्स सो दैट द swallowing of the food becomes easier. There are 4 types of teeth in human beings. Incisor teeth are used for cutting the food. Canine teeth are used for tearing the food and for cracking hard substances. The premolars are used for the coarse grinding of food. The molars are used for fine grinding of food. Next है salivary glands secrete saliva. Saliva makes the food slippery, which makes it easy to swallow the food. Saliva contains the enzyme salivary amylase or ptyalin. Salivary amylase digests starch. जो सलाइवरी एमाइलेज होता है वो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है एंड कन्वर्ट्स इनटू सुक्रोज। फाइन, यहाँ पे लिखा है माउथ टीथ, माउथ से इनटेक ऑफ होल फूड, टीथ टंग, टीथ क्या करते हैं? च्युइंग करते हैं, टंग रोलिंग ऑफ फूड, टेस्टिंग ऑफ फूड, और सलाइवरी ग्लैंड स्वेलिंग और पुशिंग डाउन द फूड सेक्रेट सलाइवा म्यूकस। और फिर और वर्क क्या होता है वहाँ पे? इसमें स्टार्च होता है जो फूड में सलाइवा उसको माल्टोज में यानी शुगर में कन्वर्ट कर देता है, सुक्रोज में। ठीक है, नेक्स्ट ईसोफेगस, टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इसे बोलते हैं। जो ईसोफेगस होती है ये फूड पाइप बोला जाता है। ठीक है, तो फूड पाइप में जब फूड एंटर होता है तो ये माउथ है आपका यहाँ पे, और माउथ से सीधा फूड
सीधे फूड पाइप में, जो फूड पाइप में फूड रुकता नहीं है, सीधा का सीधा नीचे आ जाता है स्टमक में। तो ठीक है, तो इसमें क्यों नहीं, ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पे क्यों नहीं रुकता? क्योंकि यहाँ पे म्यूकस होता है और इसमें कोई भी कुछ और नहीं निकलता है इसोफेगस में, डायरेक्ट फूड अंदर जाता है स्टमक में। पैरासिलिटिक मूवमेंट क्या होता है? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन मसल्स फॉर ऑफ द लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनल टू पुश द फूड फॉरवर्ड। आपने देखा होगा, एक आपने अर्थवॉर्म देखा होगा, कभी अर्थवॉर्म को चलते हुए देखा है? ठीक है, उसकी स्क्रीन ऐसे आगे पीछे की तरफ होती रहती है, जिसकी वजह से वो मूव करता है। तो इसी तरह का कुछ मूवमेंट अंदर हल्के इसी तरह से एक स्लाइड मूवमेंट अंदर की तरफ होता है, जिससे फूड आगे की तरफ बढ़ता रहता है। स्टमक, ये दोबारा से ये इम्पोर्टेंट है। स्टमक में डाइजेशन कैसे होता है? स्टमक इज़ अ बैग लाइक ऑर्गन, हाईली मसल वॉल ऑफ द स्टमक हेल्प इन चर्निंग ऑफ द फूड। द वॉल्स ऑफ द स्टमक सेक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स द जर्म्स। अब देखो फूड जो स्टमक होता है, स्टमक में क्या होता है? जैसे ये हमारा स्टमक है, ठीक है, ठीक है। इस स्टमक में जब फूड एंटर होता है, तो एंटर होने के बाद यहाँ वॉल, ये जो इसकी वॉल होती है, यहाँ पे म्यूकस लगा रहता है, बहुत सारा म्यूकस। वो क्यों लगा रहता है? जब हमारी इसमें जो यहाँ पे लाइनिंग होती है, म्यूकस से बाहर कुछ स्किन आती रहती है, जब एक सेक्रिएशन करती है जो होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस HCl से हमारे स्टमक की वॉल को बचाने के लिए ये म्यूकस की मोटी सी लेयर मिलती है, जिससे स्टमक जलता नहीं है, स्टमक में इरिटेशन नहीं होती है, ठीक है, स्टमक सेफ रहता है। तो ये HCl यहाँ पे क्यों निकलता है? ये निकलता है जब फूड के साथ में अगर कोई जर्म आ गए हैं, तो ये उसे मार देगा, उसे ख़त्म कर देगा यहाँ पे, ठीक है। और तो वो यहाँ पे उसका, ताकि इजीली डाइजेशन हो जाए। और इसलिए भी निकलता है, जब इसके जर्म्स किल हो जाते हैं तो ये रैंसिड नहीं होता है, सड़ता नहीं है यहाँ पर फूड, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे HCl सेक्रेट होता है। मोर ओवर इट मेक्स द मीडियम इनसाइड द स्टमक एज एसिडिक। मैंने बताया था एसिड निकलेगा तो एसिडिक ही होगा, तो एसिडिक मीडियम इज़ नेसेसरी फॉर द गैस्ट्रिक एंजाइम टू वर्क। यहाँ पे गैस्ट्रिक एंजाइम अच्छे से काम कर लेता है, इसलिए भी यहाँ पे HCl रिलीज़ होता है। द एंजाइम पैप्सिन सेक्रेटेड इन स्टमक डज पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रोटीन का डाइजेशन हो जाता है, ठीक है, किसकी वजह से? पैप्सिन की वजह से। द म्यूकस सेक्रेटेड बाय द वॉल्स ऑफ द स्टमक सेव्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम गेटिंग डैमेज फ्रॉम द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से स्टमक की वॉल को बचाता कौन है? म्यूकस। स्मॉल इंटेस्टाइन, अब फूड जो है धीरे धीरे स्टमक से जब आया था, स्टमक से आने के बाद वो अभी कहाँ जा रहा है, ठीक है, ये अब स्टमक से फूड जो है वो आया हमारा ड्यूडेनम से होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन हाईली कॉइल्ड होती है, ठीक है, बहुत सारी कॉइलिंग होती है इस तरह से, ठीक। अब ये कॉइल्ड होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ लॉन्गर दैन द लार्ज इंटेस्टाइन, बट its lumen is smaller than that of the large intestine. The small intestine is divided into 3 parts like duodenum, jejunum and ileum. duodenum जो स्टमक के तुरंत बाद का पार्ट होता है, ये 2 से 2.5 से करीब करीब 2 सेंटीमीटर करीब होता है, आई थिंक। और फिर उसके बाद शुरू हो जाती है जेजुनम, फिर लास्ट में आती है इलियम। तो सब ड्यूडेनम में सेक्रिएशन पैंक्रियाज का होता है, और पैंक्रियाटिक जूस वहीं पे निकलता है, और लीवर से, हाँ ये लिखा है लीवर इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। यहाँ से क्या बाइल निकलता है,
बाइल कहाँ जाता है, ड्यूटेनम में, वहीं पर पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस भी निकलता है। तो ये दोनों डाइजेस्टिव एंजाइम है, ये वहाँ डाइजेशन करने में मदद करते हैं। उसके बाद डाइजेस्टेड फूड ड्यूडेनम में जाता है, फिर इलियम में, इलियम के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन इज स्मॉलर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन, अनडाइजेस्टेड फूड गोज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, some water and salt are absorbed by the by the balls of the large intestine. After that the undigested food goes to the rectum from where it is expelled out. अब rectum तक पहुँचता है जहाँ से इसे बाहर निकाल दिया जाता है through anus. Large intestine absorb excess of water, the rest of material is removed from the body by anus ingestion. इसे egestion कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा क्या है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन ख़त्म हुआ। और इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना।